भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बनके आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी राज्यों की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। बहनों, आज का पूरा वीडियो चाहे सुबह का हो या दोपहर का हो या फिर शाम का हो, तीनों वीडियो आज आंगनबाड़ी कार्यक्रम एक प्रवेशिका नामक एक पुस्तक से रिलेटेड रहेंगे। और इस पुस्तक में आपके विभाग की संपूर्ण जानकारी है, यहां तक कि ये लगा करके कि आंगनबाड़ी केंद्र या मिनी आंगनबाड़ी केंद्र वो कितनी आबादी पर बनते हैं या फिर XYZ कुछ भी हो आपका जो आंगनबाड़ी बहनों जुड़ा हो, तो वो सबका सब जानकारी इसमें भरा है। तो आज हम इसका पूरा का पूरा जो है जानकारी हासिल करेंगे तीनों वीडियो के माध्यम से। तो बढ़ते हैं आज के पहले वीडियो की तरफ। तो भाइयों बहनों लाइक जरूर करना, और जो बहनें जो है चैनल से ना जुड़ी हो वो जुड़ जाएं और भी अपनी बहनों को चैनल से जोड़ने का भी प्रयास करें। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं आंगनबाड़ी कार्यक्रम के बारे में कि इसमें भूमिका क्या रहती है। तो धीरे धीरे करके सब जानेंगे, क्योंकि देखो जब भी कोई अधिकारी आपके केंद्र पर विजिट करता है तो आपसे सिंपल जो क्वेश्चन पूछता है उन सभी प्रश्नों के जवाब आपको इसमें मिल जाएंगे। क्या याद रखना है, क्या भूलना है, वो भी मैं आपको इसमें बताता चलूंगा। अब देखो, भूमिका में लिखा है कि बच्चों के विकास में उनकी शुरुआती 6 वर्षों का बहुत महत्व होता है। इसी दौरान बच्चों के स्वास्थ्य, उसके हितों, उसके नजरिए और अवसरों की काफी सारी चीजें तय जो है हो जाती हैं, जो जीवन भर बनी भी रहती हैं। यह अवधि असुरक्षित भी है, खास कर जो है यहां पर भारतीय संदर्भ में। भारत में बच्चे औसतन कुपोषित होते हैं, उन्हें जन्म से ही मुश्किलों और तंगी का सामना करना पड़ता है। मां के कुपोषित रहने और परिवार को जच्चा बच्चा संबंधी सामान्य सुविधाएं भी उपलब्ध ना होने से बच्चे की परेशानियां जो है उसके पैदा होने से पहले ही शुरू हो जाती हैं। देश में आज भी ज्यादातर प्रसव बिना किसी प्रशिक्षित डॉक्टर या नर्स या फिर दाई की देखरेख में होते हैं। इसी सोच के तहत भारत सरकार ने 6 वर्ष के कम आयु के जो बच्चे हैं उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए ही आपके ICDS कार्यक्रम अर्थात समेकित बाल विकास सेवाओं की शुरुआत की है। यह नन्हे बच्चों को अनुपूरक आहार, स्वास्थ्य की देखरेख और स्कूल पूर्व शिक्षा वगैरह उपलब्ध कराने का एकमात्र समेकित केंद्र कार्यक्रम है। चूंकि किसी बच्चे के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जरूरतें उसकी मां को दूर रख करके पूरी नहीं की जा सकती, इसीलिए इस योजना के दायरे में किशोरी, गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं, इनको भी शामिल किया गया है। अब आइए चलते हैं और जानकारी हासिल करते हैं। तो ICDS का दूसरा नाम आंगनबाड़ी कार्यक्रम भी है, क्योंकि स्थानीय आंगनबाड़ी ICDS की आधारशिला है। दरअसल ICDS सेवाएं उसके केंद्रों के विशाल नेटवर्क द्वारा प्रदान की जाती हैं, जिन्हें आमतौर पर आपको बताते हैं कि क्या कहा जाता है, जिन्हें आमतौर पर आंगनबाड़ी कहा जाता है। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, आंगनबाड़ी वह केंद्र है जिसमें आंगन हो। आंगनबाड़ी का संचालन वेतनभोगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता करती हैं। तो यहां पर जो इस पुस्तिका में जो दिल्ली से आई है जो लिखा है वेतनभोगी, ये शब्द गलत है, क्योंकि यहां पर मानदेय सेवी वगैरह इनको लिखना चाहिए था। इन्होंने यहां पर लिखा आंगनबाड़ी सहायिका उसकी सहायता के लिए होती है और आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना के लिए सामान्य दिशा निर्देश जनसंख्या मानकों पर आधारित होते हैं। तो आइए सब जानते हैं आंगनबाड़ी सेविका, आंगनबाड़ी सहायिका और आंगनबाड़ी मिनी सबके बारे में, और सेंटर कैसे कैसे बनते हैं, किन मानकों के आधार पर, वो भी बताते हैं। तो देखो यहां पर कहा जा रहा है कि आमतौर पर ग्रामीण शहरों और क्षेत्रों में 400 से 800 जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केंद्र खोला जा सकता है। तो देखो ग्रामीण शहरी जो क्षेत्र हैं उनमें आंगनबाड़ी केंद्र अगर खोलना है तो 400 से लेकर के 800 तक की अगर जनसंख्या है तो आंगनबाड़ी केंद्र खुल जाएगा, मेन आंगनबाड़ी केंद्र। और उसके पश्चात 800 के गुणन में एक आंगनबाड़ी केंद्र खोला जा सकता है। जैसे मान लो अगर आबादी बढ़ गई, अब 16 हो गई, तो फिर दूसरा भी आंगनबाड़ी केंद्र खुल जाएगा। अब दिखाते, और जैसे कि जनजातीय या फिर पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं वहां पर 300 से 800 की जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किया जाता है। तो अभी तक आपने ग्रामीण और शहरी देखा,
तो वहां पर था 400 से 800 के बीच में, और यहां पर आप देख रहे हैं 300 से ही स्टार्ट हो जाएगा और 800 की आबादी तक जो है पहाड़ी जनजाति क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्र खोल दिया जाएगा। तो ये हो गए आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण के। अब देखो आप सब मिनी के, तो यहां पर दूर दराज और कम आबादी वाले जो क्षेत्र होते हैं वहां पर लघु आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना के लिए प्रावधान है। लघु आंगनबाड़ी यानी कि मिनी आंगनबाड़ी। ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में 1500 यानी 150 से 400, कितना 150 से 400 की जनसंख्या पर एक लघु आंगनबाड़ी केंद्र खोला जा सकता है, जबकि पहाड़ी और जनजाति क्षेत्रों में 150 से 300 की जनसंख्या पर एक लघु आंगनबाड़ी केंद्र खोला जा सकता है। लघु आंगनबाड़ी केंद्रों को केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही संभालते हैं और वहां आंगनबाड़ी सहायिका को कोई पद नहीं होता। तो आंगनबाड़ी सहायिका नहीं होती है मिनी के पास में। सब भाई बहन आप लोग जानते हैं, जहां कहीं भी मिनी कार्यकर्ता है वहां पर केवल वो अकेले ही जिम्मेदारी संभालती हैं, और तो और यहां पर वहां पर कोई उनको सहायिका यानी हेल्पर नहीं दी जाती जैसे आंगनबाड़ी बहनों को दी जाती। अब यहां पर ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में मिनी 150 से 400 की आबादी, और वहीं पर आप देख रहे हैं पहाड़ी और जनजाति जो क्षेत्र है वहां पर 150 से 300 की जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोला जा सकता है। ये हो गए मानक। और बताते हैं उद्देश्य क्या है। तो आईसीडीएस या फिर आंगनबाड़ी कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो 2 अक्टूबर 1975 को पूरे भारत में बच्चों, गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और स्वास्थ्य और पोषण विकास की इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यहां पर ये की गई है। इसके 5 घोषित अथवा आधिकारिक उद्देश्य भी हैं। तो अभी 5 उन सरकारी आधिकारिक उद्देश्यों को भी जानेंगे कि क्यों इस विभाग की स्थापना की गई। लेकिन हुई कब? 2 अक्टूबर 1975। तो आप सबको ये तो बिल्कुल ध्यान रखना है। गांधी जयंती याद कर लो 2 अक्टूबर, तो 2 अक्टूबर तो आप भूलेंगे नहीं। और उसके अलावा 1975 तो ये याद कर लो 2 अक्टूबर 1975 को आंगनबाड़ी बहनों आपके बाल विकास विभाग की स्थापना की गई। अब देखो आगे क्या है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के स्तर में सुधार लाना पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य बच्चों के उचित शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास की नींव को डालना। तीसरा उद्देश्य शिशु मृत्यु दर, बीमारी, कुपोषण और स्कूली पढ़ाई छोड़ने की दर में कमी को लाना। ये यहां पर तीसरा उद्देश्य। और देखते हैं यहां पर कुछ उद्देश्य 2 रह गए हैं, जैसे कि बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों की नीतियों और कार्यक्रमों में समन्वय लाना, उपयुक्त सामुदायिक शिक्षा के द्वारा माताओं को अपने शिशु के स्वास्थ्य, पोषण और विकास की सामान्य जरूरतों के बारे में जानकारी देना। अब चलते हैं आगे और आपको बताते हैं आंगनबाड़ी कार्यक्रम के तहत क्या क्या सेवाएं होती हैं। तो जैसे कि पारंपरिक आंगनबाड़ी कार्यक्रम के तहत मूलतः 6 प्रकार की सेवाएं दी जाती हैं, जिनमें पहली सेवा आप देख रहे हैं कौन सी है? पूरक पोषाहार की है। दूसरी है पोषण एवं स्वास्थ्य परामर्श की, फिर है आपकी टीकाकरण की, फिर है स्कूल पूर्व शिक्षा की, और फिर है स्वास्थ्य जांच की, और फिर है संदर्भ सेवाएं। तो ये आपकी आईसीडीएस की मुख्य 6 सेवाएं हैं। चाहो तो इनको नोट कर लो, ये आपसे पूछा जा सकता है। किंतु अक्टूबर 2012 में आंगनबाड़ी कार्यक्रम के पुनर्गठन और रूपांतरण के बाद इनके संगठन और स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। पुनर्गठित आंगनबाड़ी की जो है अधिक जानकारी बॉक्स 1 में दी गई है। अब आइए बॉक्स जो 1 है उसको भी हम लोग देखते हैं। तो बॉक्स 1 में क्या दिया है सुनिएगा। इन्होंने लिखा कि आंगनबाड़ी कार्यक्रम का पुनर्गठन, लिखा है बेहतर गुणवत्ता, नियोजन और परिणाम के मद्देनजर भारत सरकार ने अक्टूबर 2012 में आंगनबाड़ी कार्यक्रम का पुनर्गठन और रूपांतरण किया। कोशिश यह है कि आंगनबाड़ी केंद्र को महज एक फीडिंग केंद्र के रूप में ना देखा जाए, बल्कि इसे आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल और विकास केंद्र के रूप में देखा जाए। पुनर्गठन के बाद राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM और सर्व शिक्षा अभियान SSA इनकी तर्ज पर अब यह कार्यक्रम एक मिशन की तरह जो है अब शुरू हुआ है। अब आगे ले चलते और आपको बताते हैं पुनर्गठित आंगनबाड़ी कार्यक्रम का उद्देश्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। सर्वांगीण विकास में आपका शारीरिक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास, ज्ञानात्मक विकास और भावात्मक विकास, और भी जो कोई रह जाते हैं वो विकास भी इसमें शामिल हो जाते हैं। सर्वांगीण का मतलब यह है कि यहां पर सब तरह के विकास। अब देखो लिखा इसके लिए एक सकारात्मक
और बच्चों के अनुकूल लिंग संवेदनशील परिवार, समुदाय और कार्यक्रम का माहौल विकसित करने की जरूरत है। और इसमें 3 वर्ष से छोटे बच्चों को समुदाय भागीदारी पर विशेष बल दिया जा रहा है। ऐसे उन्होंने कहा कि पुनर्गठित आंगनबाड़ी कार्यक्रम के तहत न केवल राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर भी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था है, बल्कि बच्चों की स्थिति और नाजुकता के बारे में भी समुदाय जागरूकता फैलाने का भी प्रावधान है। इसके लिए इसमें सशक्त मॉनिटरिंग और प्रबंधन सूचना प्रणाली, जिसको हम MIS बोलते हैं, उसकी भी व्यवस्था भी की गई है। अधिक समावेशी विकास के लिए पुनर्गठित आंगनबाड़ी कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण रणनीति है सामाजिक परिवर्तन के ऐसे साधन के रूप में कार्य करना जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, प्रवासी, विकलांग और ऐसे संवेदनशील समूहों के बच्चों को जिन्हें देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है और जो सीमांत परिवारों के संबंध रखते हैं, बिना किसी भेदभाव के जीवन के आरंभिक वर्षों में समान अवसर प्रदान करें। पुनर्गठित आंगनबाड़ी कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, इनको भी जान लो। इसमें है कि आंगनबाड़ी सह कैश मॉडल, काम पर जाने वाली जो माताएं हैं उनके बच्चों की देखभाल और विकास के लिए लिखा गया है कि यहां पर डे केयर क्रैश की जरूरत को देखते हुए चुनिंदा क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत 5% आंगनबाड़ी केंद्रों को आंगनबाड़ी केंद्र सह क्रैश की व्यवस्था है और आंगनबाड़ी केंद्र सह क्रैश में एक अतिरिक्त क्रैश कर्मी सह काउंसलर नियुक्त है, जो कि 3 वर्ष से छोटे बच्चों की देखभाल तथा गर्भवती और धात्री माताओं के घर जाकर के बातचीत करती है। और आंगनबाड़ी केंद्र सह क्रैश प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करता है। क्रैश के औसतन 15 बच्चों के पूरक पोषाहार के लिए अतिरिक्त 6 रुपया प्रति बच्चा रखा गया है। तो वैसे तो ये बताया गया है कि क्रैश कर्मी सह काउंसलर के लिए, लेकिन कहीं पर भी मुझे ये देखने को नहीं मिलता है आखिर ये है कौन। किसी को नॉलेज है इस बारे में तो हमें अवगत करा सकते हैं। पंचायत की भूमिका, आंगनबाड़ी कार्यक्रम के कार्यान्वयन में विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थाएं विभिन्न कार्यकलापों में शामिल हैं। राज्यों ने उनकी उपस्थिति और राज्य में प्रभाविकता के आधार पर जो पंचायती राज संस्थाएं हैं इनको भी जिम्मेदारियां क्या की हैं और शक्तियां सब सौंप दी हैं। जिन विभिन्न कायाकल्पों में पंचायती राज संस्थाओं को शामिल किया गया है उनका उल्लेख तालिका 1 में है, तो तालिका 1 भी हम लोग देखेंगे। अभी देखो, मां और बच्चों के लिए सुरक्षा कार्ड, तो प्रत्येक गर्भवती माता को एक संयुक्त माता बच्चा सुरक्षा कार्ड दिया जाता है, जिसका प्रयोग परिवार को सशक्त बनाने और सलाह देने, माता बच्चा का पता लगाने और मॉनिटर वगैरह करने के लिए होता है। अब स्नेह शिविर वगैरह का आयोजन, जैसे बच्चों को कुपोषण और विकासहीनता पता लगाने और समस्याओं से निपटने के लिए चुनिंदा क्षेत्रों में 3 या फिर 4 आंगनबाड़ी केंद्रों के क्लस्टरों यानी समूहों में एक चुने केंद्र पर प्रशिक्षित आंगनबाड़ी कर्मी की मदद से स्नेह शिविर लगाए जाते हैं। यह एक समुदाय आधारित देखभाल और पोषण परामर्श की पहल है। इसमें बाल देखरेख, आहार और स्वास्थ्य में जो है देखरेख में निरंतर व्यवहार परिवर्तन ला करके स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके समुदाय के अंदर ही समाधान भी ढूंढा जाता है। ऐसे ही हर माह 600 देखभाल और शिक्षा दिवस इसके बारे में, तो ECCE में उपयुक्त शुरुआती 600 हस्तक्षेप और समुदाय सहभागिता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस, जिसको हम VHSND बोलते हैं, उसकी तर्ज पर प्रत्येक महीना एक निर्धारित तिथि को 600 देखभाल और शिक्षा दिवस मनाया जाता है। उस दिन अवकाश होने पर अगले दिन जो है ये फिर मनाया जाता है। ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की भूमिका पर विस्तार, तो आंगनबाड़ी कार्मिकों, ANM और आशा, इनकी सक्रिय भागीदारी से ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति VHSC की भूमिका बढ़ गई है और इसके दायरे में अनुपोषण भी जुड़ गया है। समिति का नाम अब ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं अनुपोषण समिति हो गया है। साथ ही इनका कहना है कि पुनर्गठित आंगनबाड़ी कार्यक्रम के तहत सभी नई पुरानी सेवाओं को 4 मुख्य सेवाओं में बांटा गया है। एक तो 600 देखभाल, शिक्षा और विकास, दूसरी देखभाल और पोषाहार सलाह, तीसरी स्वास्थ्य सेवाएं, चौथी सामुदायिक चेतना और जहां पर जागरूकता और सूचना शिक्षा और संचार IEC जिसको बोलते हैं। और तो अधिक जानकारी बॉक्स 2 में दी गई है। तो चलिए भाई बॉक्स 2 की तरफ चलते हैं। तो आंगनबाड़ी
सेवाएं बॉक्स 2 में देखो क्या क्या है। इसमें इन्होंने लिखा कि 600 देखभाल शिक्षा और विकास जो है ECCED वगैरह के लिए, तो अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा 600 देखभाल शिक्षा, इसके बारे में लिखा गया कि ICDS अर्थात आंगनबाड़ी कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य 3 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चों को सीखने लायक वातावरण उपलब्ध कराना है। स्कूल पूर्व शिक्षा सामाजिक, भावनात्मक, बौद्धिक, शारीरिक और सौंदर्य बोध के विकास को बढ़ावा देने के लिए खेल के माध्यम से प्रदान की जाती है। उन्हें प्राथमिक शिक्षा के लिए भी तैयार किया जाता है। यह सेवा आजकल आंगनबाड़ी केंद्र पर आंगनबाड़ी कार्मिकों के अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों के बाहर अभिभावकों के द्वारा, स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा या निजी क्षेत्र के स्कूलों जैसे कि प्राइमरी, पूर्व नर्सरी वाले, उनकी देखरेख में भी दिया जा रहा है। अब पूरक पोषाहार, तो लाभार्थियों को जैसे कि जो है यहां बताया जा रहा है कि वर्ष में 300 दिनों के लिए पूरक पोषाहार मिलता है, जिसमें लिखा गया कि 6 से कम वर्ष के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और दूध पिलाने वाली माता यानी कि धात्री, इनके लिए। तो खानों की आदतों के आधार पर विभिन्न राज्यों में पौष्टिक आहारों में भिन्नता भी देखने को मिलती है। तो आंगनबाड़ी में बने गर्म आहार में प्रायः दालें और गेहूं, चावल, तेल, सब्जियां, चीनी, आयोडीन, नमक, ये सब आदि सब शामिल करके बनाया जाता है। अब कई जो है बार 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घर ले जाने वाले आहार भी दिए जाते हैं। देखभाल और पोषाहार सलाह, इसका उद्देश्य 15 से 45 वर्ष की महिलाओं को शिशु देखभाल और पोषण संबंधी जरूरतों को समझाने में मदद करना है। वृद्धि पर निगरानी और सहायता, इसमें लिखा गया कि 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों का महीने में 1 बार वजन लिया जाता है और 3 से 6 साल तक के बच्चों का वजन 3 माह में 1 बार लिया जाता है। वृद्धि पर निगरानी के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के बाल प्रगति मानक के अनुसार न सिर्फ बच्चों के लिए वजन और बढ़त चार्ट बनाए जाते हैं, बल्कि माता और बच्चों के लिए संयुक्त माता और बाल संरक्षण कार्ड भी बनाए जाते हैं। ऐसे शिशु और छोटे बच्चों को पोषण के बारे में संबंधी जो सलाह, इसमें घर घर जाकर के गर्भवती माताएं, धात्री माताएं और नवजात शिशु जो भी 6 माह से छोटे बच्चे, इन सबको देखो उनके जो बेहतर स्वास्थ्य के लिए उनको परामर्श दिए जाते हैं घर जाकर के। तो पूरक भोजन की तैयारी, आहार के संबंध में साफ सफाई, स्वच्छता, इन सब के बारे में भी सलाह दी जाती है। दूध पिलाने में सहयोग, इसके बारे में भी देखो यहाँ पर सब बारी जो है बताया जाता है। ऐसे मातृत्व देखभाल के लिए भी सलाह दी जाती है और इसके अलावा फिर पोषण और स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा को लेकर के भी सलाह दी जाती है और समुदाय आधारित देखभाल पर भी यहाँ पर जो है ये दिया जाता है। इसमें लिखा गया है कि स्नेह शिविरों के माध्यम से माताओं और सेविकाओं को सामान्य और गंभीर रूप से कम वजन वाले बच्चों का आंगनबाड़ी केंद्र पर जाकर के पोषण और देखभाल के लिए क्रमशः 12 से 18 दिनों का परामर्श सत्र, प्रशिक्षण भी आयोजित किया जाता है। स्वास्थ्य सेवाओं में टीकाकरण शामिल है। तो टीकाकरण में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पोलियो का, DPT का, खसरा का, TB का ये टीके लगाए जाते हैं, जबकि गर्भवती महिलाओं को टेटनस का टीका दिया जाता है। यह आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य विभाग की साझा जिम्मेदारी भी है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मुख्य जिम्मेदारी स्वास्थ्य कर्मियों जैसे कि ANM और सहायक जो नर्स हैं उनकी मदद करना, रिकॉर्ड रखना, माता को प्रेरित करना और एक नियत दिन ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस पर टीकाकरण सत्र का आयोजन भी करना। अब इसके बारे में यहां पर दिया गया। ऐसे इनका और भी है, स्वास्थ्य जांच, संदर्भन सेवाएं, ऐसे बहुत कुछ है। फिर उसके बाद में कुछ ऐसी भी जानकारी जैसे कि आंगनबाड़ी कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं की क्या भूमिका है, कौन से राज्य में कैसा क्या उसका सिस्टम चल रहा है, उन सब चीजों पर डिस्कस होगा। और जिम्मेदार जो विभाग है तमाम राज्यों में, उसके बारे में बात करेंगे, कई राज्यों की, और फिर बहुत सारी चीजों पर हम जो है चर्चा करेंगे। खासतौर पर आंगनबाड़ी बहनों की, सहायिका की, DPO की, सुपरवाइजर की, CDPO की, ANM की, आशा की, स्थानीय समुदाय की, सबकी क्या क्या भूमिका रहती है, क्या जिम्मेदारी रहती है, और तो और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश क्या रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर के कई बार जो जारी हुए हैं, उन सब पर हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तो भाइयों बहनों, अगला वीडियो दोपहर 12 बजे का बहुत ही ज्यादा खास होगा, तो आप लोग उसको बिल्कुल भी मत छोड़ना। जल्दी आप लोगों को फिर हम अगले वीडियो में मिलने वाले हैं दोस्तों। अभी के लिए दोस्तों